हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए एक और मैराथन क्लास करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हैं। आप लोग वीडियोज़ को लगातार अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया यदि A अनुपात B 3:5, B अनुपात C 5:6 और C अनुपात D 4:7 है तो A अनुपात D क्या होगा। तो अब आप देखिए, जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए आप ध्यान रखें कि A अनुपात B को हम A बटा B कह सकते हैं, B अनुपात C को हम B बटा C कह सकते हैं, C अनुपात D देखिए इसको हम C बटा D कहते हैं। ये सब बातें आप जानते हैं। अब आपको बताना है A और D का अनुपात। देखिए A यहाँ है, D यहाँ। अगर आप देखें ध्यान से तो अगर हम इन तीनों इस तरीके का जब भी पैटर्न क्वेश्चन आए इस टाइप को एकदम याद रखिए। तो आप अगर देखिए, अगर हम इन तीनों को गुणा ही कर दें, अगर गुणा कर दें तो फर्क क्या होगा, इससे B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, ऊपर A और नीचे D बचेगा और A अनुपात D ही आपको चाहिए था। जब भी कभी A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D ऐसे क्रम से दिया हो और पहले और आखिरी का आपको अनुपात बताना हो, ठीक, A और D का, तो आप क्या करेंगे, सबको गुणा कर देंगे तो बीच वाले सभी पद कट जाएंगे, क्योंकि A अनुपात B जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से B से शुरू हो रहा है, B अनुपात C, फिर ये C पर खत्म हुआ, फिर ये C से ही देखिए स्टार्ट हो गया। इस तरीके से जब संख्याएं क्रम से दी गई हो तो उनको गुणा करेंगे तो पहले और आखिरी का अनुपात मिल जाएगा। तो अब देखिए हमने गुणा किया तो ये कट गए, तो इसका मतलब इनकी जगह बस मान रख दीजिए। जो मान थे A बटा B का मान क्या था 3/5 और गुणा B बटा C का मान था 5/6 और गुणा C बटा D का मान था 4/7। अब आपको बस इसी को सरल कर देना है। गुणा किया है जो आपने, 5 से 5 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कटेगा, तो ऊपर केवल 2 नीचे 7, ऊपर 2 और नीचे 7 बचा। इसका मतलब 2:7। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको मालूम था गुणा करने से आपके पास ऊपर A और D बचा था, उन्हीं को हमने गुणा कर दिया तो संख्याओं में मान 2 और 7 बचा है। इसका मतलब 2/7 इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर 2:7 दिया गया है बी पार्ट में। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे प्रश्नों की प्रकृति को समझें और उनको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया यदि एक शहर में पुरुष, स्त्री एवं बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 हो तो पुरुष व स्त्रियों की संख्या क्या होगी। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी ऐसे प्रश्न में जब अनुपात दिया गया है, जैसा कि 4:5:11 दिया है, और ये किसका अनुपात है, पहले देखिए यहाँ पर पुरुष, स्त्री और बच्चे, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में। इसका मतलब ये पुरुष, ये स्त्री और ये बच्चे के लिए, और फिर फाइनली बच्चों की संख्या भी बता दी गई। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो अनुपात भी दिया और उनमें से कोई एक बता दिया गया हो तो आप पहले तो इनको लेट कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं अनुपात में 4x, 5x और 11x हम ऐसे कह सकते हैं। ये अनुपात आपके बन गए। तो यानी ये आपके क्या थे, पुरुष का अनुपात था, ये आपका स्त्री के लिए था और ये आपका बच्चों के लिए था। तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे का आपका 11x है, तो ये बच्चों की संख्या किसके बराबर है, वो दिया भी गया है 176। इसको उठा के 176 के बराबर कर दीजिए। x बराबर 176/11 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में उधर जाएगा बटे में होगा। 11 एकम 11, 17 में भाग देंगे, 11 एकम 11, 6 बचेगा, 11 छक्का 66। x का मान तो आपको 16 मिल गया। x का मान 16 मिल गया तो यहाँ देखिए 4x था तो 4 गुणे 16 कहेंगे तो ये 64 हो जाएगा। ये 5 गुणे 16 करेंगे भाई x की जगह तो 16×5 80 हो जाएगा। और ये तो 11 गुणे 16 हो गई। हमें ये बताने नहीं था, हमें बताना था ये पुरुष और स्त्री, 64 और 80। आपको क्या बताना था, पुरुष व स्त्रियों की संख्या क्या होगी, तो 64 और 80 जो कि सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आराम से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो केवल बस डायरेक्ट 11x बराबर 176 लेके 2 स्टेप में इसको खत्म करना है। ठीक, हमें समझाने के लिए लिखने की जरूरत पड़ती है, आपको तो इसकी भी जरूरत नहीं है। आप फटाफट प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं कि भाई ये देखिए 11 है, 11 ही इसको रिप्रेजेंट करेगा। 11x बराबर 176 कर देंगे, x का मान 16 आ जाएगा, फिर 16 चौके 64 और 16×5 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रुपए 950 को 5:11:3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, 950 रुपए है और इसको जो बांटा गया है वो 5:11:3 में बांटा जा रहा है।
ठीक है। अगर ऐसे इस रूप में बांटा गया है तो अब हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी धनराशि को या किसी भी रुपए, किसी भी चीज़ को अगर अनुपात में बांटा जाए तो उसका तरीका ये होता है, उसके सभी भागों को ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि जो अनुपात दिया गया है इस अनुपात का आप टोटल यानी कुल पता कर लीजिए, इसको टोटल कर लीजिए। इसका टोटल क्या होगा, 11, 5, 16, 3, 19, तो ये तो आपका 19 हो गया। अब इसका टोटल आपने कर लिया 19। अब आपको करना क्या है, जिसको भी बांटना, जैसे 5 को का हिस्सा निकालना तो 5 लीजिए और इनका टोटल क्या आया था 19, इसको नीचे लीजिए और गुणा कर दीजिए जिसका हमें हिस्सा करना है 950। 19 5 95, 5 बार आएगा और 0, ये 5 25 यानी कि 250 आ गया। पहला हिस्सा आपका 250 आ गया। आपको क्या करना था, ए और बी और सी में था ये, ठीक है। तो ए व बी के भाग बताने, ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में मिसिंग है। रुपये 950 को 5:11:3 के अनुपात में, ये याद रखिए, ए और बी और सी का हिस्सा ये है, ए और बी और सी में बांटा गया है। वो चीज़ यहाँ पर लिखना भूल गए, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ए का हिस्सा तो आ गया, बी का पार्ट अगर निकालना है तो 11 पार्ट है तो 11 ऊपर लेंगे, नीचे टोटल ही लिया जाएगा हमेशा 19 और गुणा कर देंगे 950। 19 5 95, 50 11 5 55, तो आप देखिए यहाँ पर 550 आ गया। अब इनको जोड़ करके माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि 950 टोटल था, 5 2 7 और ये देखिए 50 800 हो गया तो 150 आएगा। और चाहे तो आप इसको कर भी सकते, देखिए फाइंड सी का हिस्सा 3 ऊपर लेके 19 टोटल नीचे लेंगे, 950 से गुणा करेंगे, प्रोसेस वही रहेगी 19 5 95, तो देखिए अपने आप ही ये 150 आ गया। ये तीनों हिस्से देखिए जोड़ने पर आपको 950 मिल भी रहे। जिसका भी हिस्सा आपको बताना हो, जैसे इन्होंने कहा था कि ए और बी के भागों का अंतर, तो ए और बी हमारे पास देखिए ये और ये है, इसका अंतर आपको करना है केवल भाई 550 में से 250 आपको हटाना है, 300 आ गया। आराम से आप इसका आंसर देख रहे हैं, ए पार्ट में 300 दिया गया है, 300 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको अंतर करना था, अंतर कर दिया। तो इसी तरीके से कुछ भी ऐसे प्रश्नों में पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों की प्रकृति बहुत ही आसान होती है, सरल होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो चैप्टर वाइज के क्रम में जो प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है उसमें 70 से ज़्यादा वीडियोस बढ़ा दिए गए हैं। 70 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है आप लोगों के लिए यूपी टेट के मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में। इस वक्त तक आगे और बढ़ते जाएंगे, तो आप लोग क्या करिए, उसको अच्छे से देखिए। उसमें एक एक चैप्टर भी पढ़ाया गया अलग अलग, और बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस, प्रीवियस ईयर में 2 साल के पेपर भी सॉल्व कराए गए पूरे कंप्लीट, और मैराथन क्लासेस आज आपकी ये 10 नंबर यानी 10th मैराथन क्लास भी आपको मिल रही है। तो इस क्रम में आपके पास मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा बेहतर कंटेंट अवेलेबल है, जो कि आपके लिए आपकी परीक्षा में सहायक होगा और रिलेवेंट स्टडी होगी, जो कि आपके लिए यूपी टेट से रिलेटेड ही स्टडी होगी। इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। आपको वही लेवल पढ़ाया जा रहा है जो लेवल आप में अभी तक पूछा जाता रहा है, बल्कि लास्ट एग्ज़ाम भी इसीलिए मैंने लेटेस्ट 2 एग्ज़ाम सॉल्व करा दिए हैं, 2 पेपर, ताकि आप लोगों को ये भी रहे कि हाँ पिछला एग्ज़ाम कैसा था और उसके पिछला कैसा था। बाकी पहले कई बच्चे ऐसा बोलते कि पहले आसान होता था, अब ऐसे टफ हो गया है, ये हो गया वो गया ऐसा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए मैंने आपको लेटेस्ट 2 साल के पेपर सॉल्व करा दिए, और बाकी सारे मैराथन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस और बहुत सारे चैप्टर वाइज क्रम में आपको वीडियोज़ अवेलेबल है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक बताइए, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। अगर ऐसे प्रश्न होते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन आपको बताना होता है 12 और 18 का, तो आप क्या करेंगे, वो थर्ड प्रोपोर्शन लेट कर लेंगे। मान लिया कि वो x है। अब क्योंकि ये समानुपातिक रिलेशन आपको बताना है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन में है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो आप ये ध्यान रखें कि जो थर्ड प्रोपोर्शन है या तीसरा समानुपात है, इसको ज्ञात करने के लिए ये सभी चीज़ें कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में ली जाती हैं। कॉन्टिन्यू समानुपात क्या होता है ये आपको देखना है, जिसको हिंदी में वितत अनुपात कहते हैं। तो वो ऐसे लिख लेना है, फिर 12 के नीचे 18 और फिर बराबर लगाइए और ठीक 18 से ही शुरू करिए, 18/x इस रूप में लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए बस। यानी कि आपको ध्यान रखना है 12 से 18 और फिर 18 से x, तो 12/18 बराबर 18/x, बस इतना ध्यान रखें। अब देखिए क्या होगा, जब 2 भिन्नें बराबर में होती तो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 12 का गुणा x से हो जाएगा और ये 18 का इस 18 से हो जाएगा। ऐसे सरल करने का ही तरीका होता है। x आपको बताना है तो आप देखिए 18 × 18 इधर है ही, ये 12 इधर ले आइए, x का मान आ जाएगा, बस यही आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 चौके 12, 3 6 18 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 से 2 9 18, तो 9 त्रिक 27 आपका आंसर आ गया, जो कि 27 आपको दिया गया होगा किसी न किसी ऑप्शन में, जो कि सी पार्ट में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी थर्ड प्रोपोजन बताया जाएगा तृतीय अनुपात, तो उनको वितत अनुपात में कंटिन्यू प्रोपोजन में ले लिया जाता है। ये सब मैंने चैप्टर वाइज क्रम में पढ़ाया हुआ है। 3 व 192 का मध्यानुपाती, अब देखिए मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए भी कंटिन्यू प्रोपोजन में लिखा जाता है, लेकिन बस इसको ध्यान ये रखना, वहां पर तृतीय था तो 12 और 18 के बाद x लिखा, यहाँ पर 3 और 192 का मध्य अनुपात बताना है तो बीच में x मानना पड़ेगा, और फिर वही करना पड़ेगा। 3 संख्याएं आपके सामने नजर आ रही, इनको आपको कंटिन्यू प्रोपोजन में लिखना है, जैसे 3 के साथ बटे x, और फिर x से ही शुरू करेंगे, x से ही 192, x बटे 192। मध्य में भी देखिए कंटिन्यू में ही लिखा गया, सेम पैटर्न अप्लाई किया गया, लेकिन 3 और 192 के बीच में x लिया गया। जब तृतीय अनुपाती था तो हमने 12 और 18 ऐसे लिखने के बाद यहाँ तीसरे नंबर पे x लिया, तो 12 से 18 और फिर 18 से x लेकर के सॉल्व किया था। मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पैटर्न को समझिए और ध्यान दीजिए, और सारे बेसिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं पहले, अभी तो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। अब देखिए यहाँ से 3 के साथ वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 के साथ 192 का गुणा होगा और x का x से होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 3 और 192 का गुणा आप करना चाहें तो 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 एकम 3 2 5, और ये आप सभी को याद है कि x स्क्वायर है तो 576 में स्क्वायर रूट आ जाएगा, वर्ग है इधर वर्गमूल हो जाएगा। 576 का वर्गमूल 24 होता है, आप सबको ये मालूम है। 576 का 24 और 676 हो तो 26 होता है। ये सब चीज़ें आपको याद है, तो इसीलिए ए पार्ट में यहाँ पर आपको टिक कर देना। नहीं तो आप 576 का ऐसे इस प्रकार से आपको वर्गमूल निकालना पड़ता है, ऐसे एलसीएम लेते, फिर 2 के पेयर बनाते, तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है। वो सब आपको पढ़ाया जा चुका है और बेसिक्स में आपको मालूम भी है। ठीक है, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, उसको जितना जल्दी आपको बेसिक सारे मालूम होंगे उतना जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें थोड़ा करेक्शन किया गया। यहाँ पर आपको a अनुपात b अनुपात c ही बताना था। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c अगर हमें केवल बताना है तो इसका मैंने पैटर्न आपको कई बार समझाया है कि a बटा b बराबर 3/5 अगर दिया गया है और b बटा c बराबर आपको 7/8 ऐसा दिया गया है, तो यहाँ पर जो अंक जो अक्षर लिखा है उसके सामने जो अंक है, और यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ b आई है और उसके सामने कुछ और है। अगर इस टाइप से आया कि यहाँ पर भी b है और यहाँ दूसरा वाला अनुपात b से ही शुरू हो रहा है, तो आप इन दोनों को b यहाँ वाले और यहाँ वाले को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 5 है b की जगह, यहाँ b की जगह 7 है, तो 5 और 7 का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 35 आएगा। भाई 5 से 35 होगा, 5 से एक बार करेंगे, फिर 7 से ऐसे एक बार करेंगे, तो 5 से 35 ही आएगा। 35 इसको भी बनाएंगे तो 7 से गुणा करेंगे। हमारा टारगेट होगा इस b वाले को बराबर करना, तो 35 बनाने के लिए 7 से, तो ऊपर भी 7 से गुणा किया जाएगा। इस b के सामने 7 है, इसको 35 बनाने के लिए 5 से, 7 × 5 = 35, तो नीचे भी 5 से इसमें गुणा किया जाएगा, क्योंकि किसी भी भिन्न में जिस संख्या से गुणा करते हैं ऊपर नीचे दोनों करते हैं। ठीक है, अब आपका ये a बटा b का मान 21/35 और यहाँ से b बटा c का मान देखें 7 × 5 = 35/40। तो आप देख रहे हैं कि b की जगह यहाँ भी 35 हो गया और b की जगह यहाँ भी 35 हो गया। इसका मतलब a अनुपात b अनुपात c अगर देखें तो 21:35:40 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो 21:35:40 ए पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर पूछे जाते हैं और आपको करने होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें और सॉल्व करने का तरीका सीखते रहें। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें क्या कहा गया, यदि a का 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3 अगर इस रूप में लिखा गया, तो ABC क्या होगा, यानी अनुपात क्या होगा। तो देखिए का की जगह तो गुणा लगाया जाता है, गुणा लगाएंगे, तो इधर भी b यहाँ पर भी गुणा लगाएंगे, जहाँ भी का लिखा है वहाँ गुणा लगाएंगे। तो आप सिंपली इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये a/2 लिख सकते हैं, इसको हम 2b/5 कह सकते हैं, इसको c/3। जब इस रूप में संख्याएं आपके सामने जब भी होती तो आप इनको, क्योंकि तीनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको किसी एक अक्षर के बराबर ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये तीनों ही किसके बराबर है, k के बराबर है। ये हमेशा आपको सिखाया गया है। तो इससे क्या होता है कि भाई a/2 एक बार इसको आप इस जो आपने माना इसके बराबर रखिए, तो क्या हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2k। इसी तरीके से एक बार इसको भी k के बराबर रखा जाता है। ये सब रूल मैंने आपको समझाए हैं। तो इसको जब आप रखेंगे तो b का मान यहाँ से आएगा 5k/2। भाई 5 उधर जाएगा 5 के और ये 2 बटे में आ जाएगा।
इसी तरीके से c/3 को भी k के बराबर रखेंगे तो यहाँ से देखिए 3 इधर बटे में इधर गुणे में हो जाएगा तो c बराबर 3k। अब आप देख रहे हैं a, b और c के मान इस रूप में आपके सामने लिखे गए हैं, ये आ गए हैं। तो अब हमारा काम था a अनुपात b अनुपात c बताना, तो अब आप इसको आराम से a अनुपात b अनुपात c बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे a अनुपात a है 2k, अनुपात b है 5k/2 और c है 3k। तो देखिए 2 और 3 लास्ट में यहाँ पर बटे में आ रहा है, बटे में जब भी कोई चीज़ होगी उसको हटाना होगा अनुपात में, तो क्योंकि अनुपात आपको सीधे क्रम में दिए गए हैं। तो अब आप बटे वाली संख्या हटाने के लिए 2 आया है तो 2 से सब में गुणा कर दीजिए, सब में गुणा करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे 4k हो जाएगा, यहाँ पर 2 से जब गुणा होगा तो 2 से 2 कट ही जाएगा तो केवल 5k बचेगा, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 4, 5 और 6 आ गया, तो 4, 5 और 6 आपका आंसर हो गया, जो कि ए पार्ट में दिया गया 4:5:6। ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से आपको डील करना होता है। ये के आपका इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आप सोचिए 2k के नीचे अगर हम ऐसे यहाँ पर मान लीजिए ऊपर 4k आया है, अब हम 4k के नीचे 5k लेंगे तो k और k तो कट ही जाएगा, इसलिए वो नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वही अनुपात हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व किए गए और किस प्रकार से इसका आंसर आपको फाइंड करना है। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से आप इसको सीख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। देखिए कुल मिश्रण है 60 लीटर का, 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। तो दूध कितना है और पानी कितना है ये देखना है। तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:7 है, मतलब हम मान लेते हैं कि दूध 3x है और पानी 7x है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब ये भी बताया गया कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। ठीक है, तो 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा। 60 लीटर तो टोटल मिश्रण है, ठीक है, 60 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें दूध और पानी हमें पता चल गया। तो देखिए आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंपल आप पहले इस तरीके से इसमें दूध और पानी की मात्रा को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक तो ये तरीका 3x और 7x टोटल मिला के 60 को रख सकते हैं। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10x को हम रखें 60 तो x आएगा 6, x आया 6, इसका मतलब ये 18 लीटर और ये आया 42 लीटर, 7 छंग 42 है ना भाई, ये आपके लीटर सामने आ गए। दूध 18 लीटर है और पानी कितना है 42 लीटर है। तो 18 और 42 ये आपके सामने है और इन्होंने कहा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। तो 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा। ठीक है, तो अब हम ये मालूम है कि पानी कितना और मिलाना होगा। तो सिंपल तरीका, पहले तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास 18 और 42 आ चुका है। 18 और 42 को अगर हमें सॉल्व करके लाना है और अनुपात कितना बन जाए 2:5, तो इन ऑप्शंस की मदद यहाँ से ली जा सकती। एक तो तरीका ये है, या तो हम ये कहें कि भाई 18 और 42 है ही, इसमें मान लेते हैं कि वो x लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका अनुपात 2:5 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर दें तब भी आंसर हो जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या जोड़ें कि 2:5 आ जाए। तो अब आप देखिए, खुद ही सोचिए, अगर हम 2 लीटर यहाँ पर जोड़ते हैं तो 42 2 44 होगा और 18 और 44 कट के कभी नीचे 5 नहीं आएगा। 5 नीचे आने के लिए यहाँ पर 5 का गुणज होना चाहिए जो कि 45 बनना चाहिए। 42 3 45 होगा और यहाँ पर 3 दिया गया है डी पार्ट में, इसलिए ऐसे ही आंसर हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको चाहें तो सॉल्व करके देखिए तो लॉन्ग हो जाएगा। आप पहले तो डायरेक्ट सोच सकते हैं कि इसी को हमें 2:5 बनाना है और नीचे 5 तभी बनेगा जब यहाँ कुछ ऐसा 45 जैसा होगा। ठीक है, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो 45 ही बनेगा जी। और 50 बनने के लिए 8 और 8 तक का ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो सिंपल सी बात है, पता तो देखते ही चल गया कि ये क्या होगा। लेकिन अब हम यहाँ सॉल्व करने की प्रक्रिया भी देख लेते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 बराबर 42 को 2 से करेंगे तो 84 प्लस 2x। ये चीज़ इधर माइनस होगी तो 90 में 84 माइनस हो जाएगा, इधर 2x, 90 में 84 माइनस होकर के 6 आएगा, 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो चाहे आप डायरेक्ट सोचें बीच में या फिर आप ऐसे सॉल्व करें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये कैसे करना है। एक बार फिर से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न की डिमांड क्या थी, 60 लीटर कुल मिश्रण था। ये पूरा मिश्रण मिक्सचर 60 लीटर का था। इसमें दूध है और पानी है। दूध और पानी 3x और 7x मान लिया क्योंकि 3:7 बताया गया है।
तो 3x और 7x कुल मिलाकर के 10x हुआ और कुल है भी कितना 60 है, तो इसको 60 के बराबर रख दीजिए। x बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि 10 उधर बटे में हो जाएगा, कट के 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 6 आ गया, तो 6 त्रिक 18 भाई 3x में x की जगह 6 रखेंगे, 18 लीटर दूध और 42 लीटर 7 छंग 42 लीटर पानी हो गया। तो दूध और पानी हमारे सामने आ चुका है। अब इसी को हमें 2:5 तक कन्वर्ट करना था, जो कि हमने आपको तरीका समझा दिया। ठीक है, तो 18 और 42 आप चाहें तो यहाँ पर कितना पानी मिलाना है यहाँ पर आपको सोचना है बस। तो इसको सोचने के लिए अनुपात 2:5 लाना था, तो ये बताया गया प्रश्न में कि 2:5 आया जाए। तो यहाँ 5 कब आएगा, जब यह 5 का गुणज हो। तो 5 का गुणज होने के लिए यहाँ पर 42 3 45 होगा, तो इसकी जगह 3 होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बता सकते नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, तब भी आंसर निकल आएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इसकी अप्रोच क्या क्या हो सकती है और कैसे सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, आपको 1 दिन का काम लिखना होता है। तो ए का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम या कार्य, तो काम या फिर कार्य हम लिखेंगे तो 1 बटे कर देते हैं हमेशा। ये सब बेसिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, आप लोग लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है। और a प्लस बी दोनों मिल करके तो हम कहेंगे a प्लस बी। इन्होंने कहा आगे a तथा b दोनों मिलकर, इसका मतलब a प्लस बी लिख देते हैं। इसका 1 दिन का काम, तो इनका जो 1 दिन का काम है वो 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1/8 बोल देंगे। ठीक है, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 1 दिन का काम 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि b फिर उसको अकेला कितने समय में करेगा। तो आपको मालूम है दोनों करते हैं तो इतना टाइम लगता है, a करता है तो इतना टाइम लगता है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, b वाला आ जाएगा। भाई दोनों का मिल करके हमें पता है ना, जब दोनों का पता है 1/8, उसमें माइनस कर दे हम 1/12, तो ये b का 1 दिन का काम मिल जाएगा। b का 1 दिन का काम ये आपका मिल जाएगा। b का 1 दिन का काम बराबर माइनस करिए, तो 8 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/8 और 1/12 का एलसीएम आप देखिए, 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आ जाएगा। और 24 इसको करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे दोनों गुणा करते हैं, आप जानते ही हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों ही गुणा करेंगे 24 बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और माइनस ऊपर 2 1 कम 2, नीचे तो 12 दूना 24 हो ही चुका, तो इकट्ठे लिख देते हैं। तो ये 1/24 आया। 1 दिन का b का 1 दिन का काम 1/24, तो जब 1 दिन का काम 1/24 है तो b समाप्त कब करेगा, b कार्य को समाप्त करेगा। सीधे इसको फिर से पलट दीजिए 1/24 को, तो 24 हो जाएगा। b कार्य को समाप्त करेगा 24 दिन में, 24 दिन में। ये आपका तरीका होता है। जिन लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट ना आते हो, जिन लोगों ने ये कार्य समय ना पढ़ा हो, वो पहले बेसिक लेक्चर्स देख ले, वहां पर सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं कि कैसे ये सब चीजें की जाती है, तो उनको समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी इतना कोई टफ नहीं है, इजीली आप समझ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वो कार्य समाप्त करता है तो 1 दिन का काम निकालने के लिए 1 बटे कर देते हैं। ठीक है, इसी पर रूल पर इसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। बात ध्यान रखें कि ए किसी यहाँ पर बताया गया 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि 2/5 भाग समाप्त कर रहा है कितने दिन में, 2/5 भाग कर रहा है 12 दिन में। तो इसी को अगर हम 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो हम अगर यहां से ये निकालना चाहें, 1 भाग इसका निकालना चाहे, तो जाहिर सी बात है ये 5 उधर गुणे में हो जाएगा, 12 के साथ 5 गुणे में हो जाएगा, और ये 2 जो है ये नीचे बटे में। यानी आप इतना समझ लें कि 2/5 को हम क्या करेंगे, 5/2 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए 2 छंग यहाँ 30 आ गया, तो इसका मतलब 30 दिन। 30 दिन में 1 भाग इसका आएगा। इसी तरीके से 3/4 भाग यहाँ पर बोला गया है, तो 3/4 भाग कितने समय में कर रहा है, 15 दिन में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इसका भी 1 भाग देखेंगे, तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, 4/3। 3 से 1 कटेगा, 3 × 5 15, तो ये 20 दिन आ गया। 20 दिन में 1 भाग ये कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये हो गया, तो अब हमें दोनों मिल करके इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम इसको दोनों मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1 बटा करके, दोनों को 1/30 प्लस 1/20 ऐसे कर दिया जाएगा। 30 और 20 का लासा आएगा 60। 60 करने के लिए देखिए
30 और 20 को 60 बनाएंगे तो यहाँ पर इसको तो 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर 2 आ जाएगा 2/60। इसको 3 से करना पड़ेगा 60 बनाने के लिए, तो ऊपर ये हो जाएगा 3/60। ये आया कितना 5/60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 1/12। 1/12 को फिर से पलट देंगे तो टोटल 12 दिन आ जाएगा आंसर। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी, 12 दिन ए पार्ट में दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को आप याद रखें, जब भी आपको दिया जाए कि कितना भाग किया जा रहा है, तो जितना भाग किया जा रहा है उस टोटल कार्य को समाप्त होने का आप देखेंगे कि टोटल कार्य समाप्त कब होगा। एक भाग का मतलब ये भी है कि वो कुल कार्य समाप्त कब होगा, कुल कार्य समाप्त कब करेगा, है ना, समाप्त करेगा कितने समय में, तो इसको बस पलट के गुणा कर देंगे। अब देखिए आप इसको बेसिक एक अप्रोच यहां से डायरेक्ट माइंड में अपने बना लीजिए। ये सब चीजें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें यहां पर समझाना था, समझना था अच्छे से, तो इसलिए ऐसा काम किया गया। अब आपको यह ध्यान रखना है इस ऐसे प्रश्न में कि यहां पर जो बात बोली गई, जैसे 2/5 भाग ए के लिए बोला गया, तो ए कार्य समाप्त कब करेगा ये समझेंगे। भाग दिया गया लेकिन हम कहेंगे ए कार्य समाप्त करेगा, समाप्त करेगा कितना समय में, तो डायरेक्ट आप 12 दिन कहा का 2/5 कहा, इसको 5/2 कर दीजिए तुरंत। ठीक है भाई, यहाँ पर 2/5 कहा गया, 12 दिन लगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 5/2 से गुणा कर देंगे तो ये तुरंत 30 दिन आ जाएगा। इसी तरीके से बी कार्य को समाप्त करेगा, बी के लिए कहा गया है 15 दिन 3/4 भाग, 3/4 15 के साथ पलट के 4/3 कर दीजिए। इसको आप ऐसे ध्यान रखें तो ये 20 आ गए। 20 दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में समाप्त करेगा। अब आपको एक दिन का कार्य निकालना है तो 1/30 1/20 करके उसका एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा 1/12, और 1/12 एक दिन का है तो समाप्त करेगा 12 दिन में। देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सारे मालूम होने चाहिए कि 1/, क्यों किया जाता है, फिर पलटा इसको रिवर्स क्यों पलट दिया जाता है, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमने बेसिक लेक्चर्स में समझाई हैं। यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ एक बार दो बार अच्छे से कई चीज़ों को समझाने का। तो आप लोग इनका अभ्यास करें, समझे, सीखें, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया निम्न में सह अभाज्य संख्या कौन सी होगी। सह अभाज्य यानी जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम यानी सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें कोई कॉमन न मिले, यानी जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणन ना हो, या ये भी कह सकते हैं कि जिनका HCF यानी मासा 1 हो। तो आप देखिए यहाँ 3 और 18 में तो कॉमन 3 ही हो जाएगा, 3 छक 18 होता है, तो ये तो हो नहीं सकता सहभाज्य। 3 और 9 यहाँ भी कॉमन 3 हो जाएगा, 3 3 9। यहाँ पर 5 7 और 2 है, इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यही सहभाज्य संख्या। यहाँ 4 और 6 में 2 का कॉमन हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका सी पार्ट राइट आंसर होगा। सहभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है, यानी HCF भी 1 होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या बोला जा रहा है, इसमें एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 2 गुना है। तो मान लेते हैं आधार और ऊंचाई दो चीजें आपको बताई गई हैं, तो हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं, तो ऊंचाई उसकी x मान लेते हैं और आधार 2 गुना है तो इसको 2x कर लेते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया, देखिए क्षेत्रफल दे दिया गया, आपको मालूम होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा आ गया है 2x और गुणे ऊंचाई है x, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना 72, तो इधर ऐसे रख दे। तो अब आप देखिए 2x और x हो जाएगा गुणा होके 2x² और इधर 72, ये 2 इधर आएगा तो 72 के नीचे बटे में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में तो इधर बटे में। 2 से इसको काटेंगे 36, x² बराबर 36, तो x बराबर √36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर x का मान 6 आ गया, और आपसे कहा गया था आधार क्या होगा। तो आधार आपने देखिए 2x था, तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए 6, 12 हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा ऊंचाई और ये 12, तो इसका मतलब यहाँ पर 12 आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपको ये सूत्र मालूम होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 13, यदि समबाहु त्रिभुज यानी कि आप यहाँ पर समबाहु त्रिभुज आप देख सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में, समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ बोला गया इसकी ऊंचाई दी गई, तो इसकी ऊंचाई का सूत्र आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है √3/2 गुणे भुजा यानी ए। तो ये आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। और ये ऊंचाई दे भी दी गई है, तो इस तरफ ऊंचाई की जगह पर इधर ऊंचाई है, तो इधर आप वो रख दीजिए 5√3 और बाकी सूत्र में जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो √3 से √3 कट जाएगा भाई, ये इधर 3 गुणे में इधर बटे में आएगा तो वैसे ही कट जाएगा, या डायरेक्ट कट कर दीजिए। अब ये 2 बटे में इस 5 से इधर आकर के गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब ए इसकी जो भुजा आई वो 10 आई। समबाहु त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं तीनों बराबर होती हैं और ये 10 आ गई, 10 ये 10 ये 10 है, क्योंकि तीनों बराबर ही होती हैं। तो इसका मतलब तीनों भुजाएं आ चुकी हैं और आपसे पूछा गया इसका परिमाप, और परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योग। तो 10, 10, 20, 10, 30। और वैसे भी सूत्र के रूप में अगर आप लोग याद रखते हैं तो परिमाप जो होता है समबाहु त्रिभुज का होता है 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे भुजा 10 है तो 30 हो जाएगा। इस तरीके से 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, आपको जैसे भी याद हो, फॉर्मूला याद करें या डायरेक्ट ऐसे कर सकें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आपको बस पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी घन का विकर्ण 7√3 सेंटीमीटर है, घन का विकर्ण यानी डायगोनल, और इसकी लंबाई आपको दी गई 7√3 सेंटीमीटर, और घन का विकर्ण का सूत्र भी होता है जो कि आप यहाँ रख सकते हैं घन के विकर्ण की जगह, वो होता है a√3। a√3 मतलब भुजा गुणे √3, इधर रख दिया, और ये 7√3, √3 से √3 कैंसिल भाई, ये बटे में ये गुणे में उधर जाएगा, बटे में होगा तब कट जाएगा, या यहीं से काट दीजिए। तो a बराबर सीधा 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी उस घन की भुजा 7 आ गई। घन की भुजा अगर पूछा गया होता तो 7 आंसर कर देते, लेकिन यहाँ तो आयतन पूछा गया है, तो उस घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 और भुजा यहाँ आई है 7, तो 7 की घात 3, और 7 की घात 3 मतलब 343 होता है। 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे, 343 सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा आयतन, जो कि ए पार्ट में ही दिया गया है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप फटाफट कर सकते हैं। अगर आपको सारे फॉर्मूले, रूल्स, तरीके पता है तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैंने कोशिश की है। देखिए यहाँ पर अभी की जो क्लासेस 2-3 क्लासेस पिछली आ रही है, इस पर प्रयास ये किया जाता है कि कोई 1 या 2 चैप्टर विशेष रूप से करा दिया जाए और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस मिक्स टाइप के करा दिए जाए। तो आपने देखा आज की इस मैराथन क्लास में आपको अनुपात, समानुपात और कार्य तथा समय, इस सब चीज़ों को एक साथ कुछ कराया गया। उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए गए ज़्यादा, और बाकी क्वेश्चन करा दिए गए मिक्स प्रकृति के, 2, 4, 6 क्वेश्चन अलग टाइप के। तो ये आप कुल मिलाकर के हर एक क्लास अपने आप में अलग तरीके से आपको मिलती रहेगी। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। सारी क्लासेस पीछे देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सारी क्लासेस देखें, उनको पूरा लाभ मिलेगा। संपूर्ण चैप्टर्स को अच्छे से एक एक चीज़ कराया जा रहा है। अभी आगे चल करके कोशिश की जाएगी, आप लोग अगर अच्छे से साथ देंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे और लोग जुड़ेंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि समय यदि निकलता है तो कुछ लंबी क्लासेस और करा दी जाएंगी बीच में एग्ज़ाम आते आते। तो उनमें क्या होगा कि उनमें कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए क्वेश्चंस को लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को एक साथ एक वीडियो में कवर किया जाए। तो आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपको भरपूर तैयारी कराई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन आप लोगों के लिए की जा सके। तो चलिए देखते हैं, आप सब अपना सहयोग बनाएं, वीडियोस को शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करें, अध्ययन करें, सफल होने के बाद एक सरकारी नौकरी पाए, अच्छे टीचर बने और आपका भविष्य उज्जवल हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।